बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू आईबीएस इंस्टीट्यूट रोहिणी। देखिए, पीएचडी के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो हमेशा मेरे पास क्वेरी आती है कि आखिर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीएचडी इंटरव्यू में। तो देखिए, मैंने बहुत सारे पीएचडी इंटरव्यूज़ दिए हैं, इवन अब मेरी पीएचडी भी कंप्लीट होने वाली है। तो मैं ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितना भी मुझसे जॉट डाउन हो पाया, जितना भी मुझे रिकॉल कर पाई मैं, और जितना आता है इंटरव्यू में, वो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, वन बाय वन हम प्रोसीड करते हैं कि पीएचडी इंटरव्यू में आपसे आखिर पूछा क्या जाता है। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या नोट करने वाली है कि पीएचडी इंटरव्यू का टाइम 15 से 45 मिनट्स का होगा। यानी कि आपको देखिए 10 मिनट में भी छोड़ सकते हैं, वैसे होता नहीं है, 15 मिनट्स तो मिनिमम लेते ही है कोई भी एग्जामिनर। पूरा पैनल बैठता है, मिनिमम 4 या 5 लोग मिनिमम तो होंगे, 10 भी हो सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे पीएचडी के, तो जिसमें मतलब मेरा कई जगह हो गया था। तो उसमें मेरे इंटरव्यूज़ में किसी में 5 लोग बैठे थे, किसी में 10 लोग बैठे थे, किसी में 8 बैठे थे। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि इतने लोग तो होते ही हैं। अब वो होते कैसे हैं कि उन सब का एरिया जो होता है वो अलग अलग होता है। यानी कि कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, कोई रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, कोई आपके प्रपोजल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। तो ये इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बाद मैंने थोड़ा इजी करने के लिए आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इनको डिवाइड कर दिया है। एक है जनरल क्वेश्चंस हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपने इंटरेस्ट एरिया चूज़ किया है। जब भी आप पीएचडी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो एक इंटरेस्ट एरिया चूज़ करके जाएंगे। इसके बाद रिसर्च और स्टैट से रिलेटेड क्वेश्चंस, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आपसे रिसर्च और स्टैट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैंने सब लिस्ट कर दिए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद पूछे जाएंगे क्वेश्चंस फ्रॉम योर रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस। आपको प्रपोजल या सिनॉप्सिस जो भी आप बोलते हैं एक ही बात है, वो अप्रॉक्सीमेटली 10 पेजेस का या 8 पेजेस का बनाना होता है, और उसको आपको लेके जाना होता है। मिनिमम 6 कॉपीज़ तो आपको बोला ही जाता है कि आप 6 कॉपीज़ लेके जाइए, ठीक है, हार्ड कॉपीज़ में। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंटेशन के लिए भी बोल देते हैं कि वो बोल देते हैं कि आप प्रेजेंटेशन दीजिए, तो आपको पीपीटी बनानी होती है। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, सबका अलग है। वैसे ज़्यादातर में हार्ड कॉपी से ही काम चलता है, हार्ड कॉपी ही लेके जाई जाती है, अपना रिज्यूमे और प्रपोजल लेके जाया जाता है, या फिर सिनॉप्सिस जिसे आप बोलते हैं। इसके बाद अब देख लेते हैं, ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपकी वेबसाइट्स हैं और मतलब जगह है जहाँ से आप रिसर्च प्रपोजल अगर आपको बनाना है, या थीसिस आपको बनानी है, डिसर्टेशन जिसे आप बोलते हैं, या फिर रिसर्च पेपर्स आपको पढ़ने हैं, तो इन जगह से मिल जाएंगे। देखिए, मैं खुद पर्सनली शोधगंगा बहुत यूज़ करती हूँ, अकेडमिया यूज़ करती हूँ। इसके अलावा आप एमएरएल पे देख सकते हैं, गूगल स्कॉलर भी मैं यूज़ करती हूँ, रिसर्च गेट भी मैं यूज़ करती हूँ। इनफ्लिबनेट ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के अंडर आया था, डिजिटल इनिशिएटिव्स में, ये भी है। एनडीएल है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये सारी चीज़ें आपको, मतलब रिसर्च थीसिस या प्रपोजल आपको यहाँ पे पूरा रिजर्वायर, मतलब बहुत सारा आपको मिल जाएगा, बहुत कि कैसे बनाना है, क्या करना है, ये सब आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, शोध गंगोत्री है, sciencedirect.com है, कनेक्टेड पेपर्स है जिस पर आपको रिसर्च पेपर्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। साई हब है, जे स्टोर पे भी मिल जाते हैं, ई शोध सिंधु है और शोध चक्र है। अगर फिर भी आपको रिसर्च प्रपोजल के स्टेप्स में प्रॉब्लम आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो प्रपोजल यानी कि सिनॉप्सिस है आपका, उसको बनाने मैंने एक सिनॉप्सिस ही अपलोड किया हुआ है, उसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रपोजल बनाया हुआ है, और आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए अपना प्रपोजल बना सकते हैं, या जिसे आप सिनॉप्सिस बोलते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। ये सब आपको पता होने चाहिए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये काम आती हैं, चाहे जॉब का इंटरव्यू हो, या फिर मतलब पीएचडी का इंटरव्यू हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हो। मैंने हमेशा इस चीज़ पर ध्यान दिया कि मैं कॉन्फिडेंट रही हूँ, और इसीलिए मेरा हर जगह सिलेक्शन होता गया। इसके अलावा ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, अपने आप को बिल्कुल कम नहीं समझना है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में बहुत बिलीव रखना है कि आपको, देखिए, यू हैव इनफ नॉलेज, आपको आता है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, जितनी आपकी नॉलेज है उतनी बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं है, तो आपको ये करना है। इसके अलावा अगर आप बहुत एजुकेटेड है, नॉलेज है, देखिए आपने बहुत सारे मास्टर्स वगैरह की हैं और नेट वगैरह भी क्लियर किया होगा, जेआरएफ भी किया होगा, तो ऐसा नहीं है कि, या फिर यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होगा वो क्लियर किया होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत एटीट्यूड में आ जाएंगे। हम्बल हमेशा रहना है,
ये बहुत देखा जाता है कि हम्बल और पोलाइट होना चाहिए कैंडिडेट जो भी पीएचडी इंटरव्यू देने आता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई आपको पीएचडी क्यों करनी है, तो आप ये एक आंसर मैंने आपके लिए लिख दिया है। आप ये बोल सकते हैं कि आपका पैशन है, यू हैव पैशन फॉर लर्निंग एज यू आर अकेडमिशियन, आप अकेडमिशियन हैं और ये हाईएस्ट डिग्री होती है, पीएचडी हाईएस्ट डिग्री होती है एजुकेशन में, और आप अपनी जो नॉलेज है उसको एनरिच करना चाहते हैं और आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट इससे बढ़ेगी। आपको पता है ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपका एपीआई देखा जाता है और भी चीज़ें देखी जाती है कि आप अपनी नॉलेज इन्हांस करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें आप बोल सकते हैं कि आप क्यों पीएचडी करना चाहते हैं। इसके अलावा जनरल क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया था कि एक एक करके हम देखेंगे, तो इसमें आपसे स्टार्टिंग में पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आप बताते हैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। इसके अलावा उसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड में आप अपनी बैचलर्स, मास्टर्स, यूजीसी नेट है, जेआरएफ है, सेट है, स्लेट है, गेट है या कोई और आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है उसके बारे में आप बताएंगे। इसके अलावा ये भी आपसे पूछा जाता है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप इंटरव्यू देने आए हैं वहीं से आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका आप जवाब सोच के जाइएगा क्यों करना चाहते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट एरिया, सेकंड था हमारा इंटरेस्ट एरिया और रिसर्च एरिया। अब देखिए आपने टॉपिक, अगर आप साइकोलॉजी से हैं तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक चूज़ कर सकते हैं, अगर एजुकेशन से हैं तो ब्लेंडेड लर्निंग चूज़ कर सकते हैं। और आजकल ये मेटा कॉग्निशन पे बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं, तो ये एजुकेशन में भी ले सकते हैं, साइकोलॉजी में भी ले सकते हैं। अगर आप कॉमर्स से हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर ले सकते हैं। मतलब इन सब पे आप एक प्रपोजल या सिनॉप्सिस बना सकते हैं टॉपिक पे। ये देखिए मैंने एक ब्रॉड एरिया दे दिया है, अब उसको रिफाइन कर लीजिएगा। जैसे मेंटल हेल्थ है तो इसमें इमोशनल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, मतलब एक छोटा टॉपिक जो आप लेंगे और उस पर आप एक सिनॉप्सिस या प्रपोजल बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रपोजल मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, जो एक सैम्पल है वो मैंने खुद बनाया था, तो फिर उसमें स्टेप्स दिए हुए हैं उसको आप देख सकते हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस आते हैं कि रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी मैंने थर्ड टाइप बताया था ना कि रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इसमें पूछा जा सकता है कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से होते हैं। आपने पढ़ा होगा रेशियो स्केल होता है और आपका इंटरवल स्केल होता है। इस तरह से आपके 4 स्केल्स हैं। वो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से स्केल कौन सा है और इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसके अलावा ये एक कॉमन क्वेश्चन है, वैलिडिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी और टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी भी, अगर क्योंकि आपका इंटरव्यू अगर बहुत देर का जाता है जैसे कि 30 मिनट्स का जाता है, तो वो आपसे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी और टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी पूछ सकते हैं, तो आप पढ़ के चले जाइएगा। इसके अलावा आपसे वो पूछेंगे कि आप वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को इस्टेब्लिश कैसे करेंगे, ठीक है। इस्टेब्लिश कैसे करते हैं? वैलिडिटी जब इस्टेब्लिश करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे इंटरव्यू की वैलिडिटी इस्टेब्लिश करनी है, तो मैं क्या करूँगी, 3 या 5 जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको अपना टूल दिखाऊंगी और उसके बाद वो उसे वैलिडेट करेंगे कि ये ठीक है। रिलायबिलिटी कैसे होती है? रिलायबिलिटी की ना कैलकुलेशंस होती हैं रिलायबिलिटी निकालने की, वो आप मैनुअली भी कर सकते हैं एक्सेल से और आप SPSS या फिर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको बताना है वहाँ पे कैसे निकालेंगे आप टूल्स की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, ठीक है। इसके अलावा टाइटल, ये भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। मुझसे पूछा गया था कि जो टाइटल होता है, मतलब जैसे कि थीसिस या रिसर्च का टाइटल है, जो मैंने सिनॉप्सिस में टाइटल बनाया है, वो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम से कैसे डिफरेंट है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए जो भी मुझे ध्यान आया, जो भी मुझे लगा इंपॉर्टेंट, मैंने सब जॉट डाउन कर दिया है। ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे और मेरा अप्रॉक्सीमेट 20 to 30 मिनट्स का वाइवा हुआ था, जिसके बेसिस पे मेरा एडमिशन हुआ था, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं? व्हाट इज़ सैम्पल, सैम्पल क्या होता है, पॉपुलेशन से ये कैसे डिफरेंट है, और इसके अलावा सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। अब सैम्पलिंग आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, तो ये कैसे डिफरेंट है, इनके कौन से टाइप्स हैं। और कोई भी टाइप उठा के, जैसे रैंडम, स्ट्रेटिफाइड या कोई भी टाइप उठा के आपसे पूछ सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि ये वाला टाइप दूसरे वाले से डिफरेंट कैसे है। जैसे स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो वो
कैसे डिफरेंट है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये पूछ लेंगे व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा। देखिए 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। ठीक है, प्राइमरी डेटा वो होता है जो आप जाकर फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेज ऐसे होते हैं जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट आया हुआ है या आपको कहीं से डेटा मिल गया, किसी ने, जैसे गवर्नमेंट ने डेटा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डेटा है या गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से डेटा आपने उठा लिया और उसको आप उसके बेसिस पे आप रिव्यू कर रहे हैं, तो वो आपके सेकेंडरी सोर्सेज हो जाते हैं। और प्राइमरी सोर्सेज होते हैं जो फर्स्ट हैंड सोर्सेज होते हैं आपके, जैसे आपने जाके खुद पर्सनली जाके इंटरव्यू लिया है, वो प्राइमरी सोर्सेज हो गए। तो ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा क्या होते हैं और कैसे ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। रिसर्च डिज़ाइन, आप कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी कैसा होता है, क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए सब कुछ। ये जो आप सैम्पल मेरा देखेंगे ना प्रपोजल का, उसमें भी उसको देख के आपको रिसर्च मेथडोलॉजी का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होती है, कौन कौन से टाइप होते हैं आपको पता है ना, नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। तो ये सब हाइपोथेसिस के टाइप्स वगैरह कैसे क्या लगता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ एरर, एरर क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गए हमारे रिसर्च और स्टैट्स के क्वेश्चंस। इसके अलावा हमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम योर रिसर्च प्रपोजल। फॉर एग्जांपल आपने मेटाकॉग्निशन पे बनाया है, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल। अब उस पर पूछा जाएगा कि रिसर्च प्रपोजल, देखिए ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कि रिसर्च प्रपोजल जो स्टेप्स है रिसर्च प्रपोजल के उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसा मैंने सैम्पल में दिया है उस वही स्टेप्स आप यूज़ कर लेना ताकि आपके रिसर्च प्रपोजल बन जाए। ठीक है, इसके अलावा आपको देखना है इंटरेस्ट एरिया। अब वो पूछेंगे आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, तो जैसे आपने बोल दिया मेटाकॉग्निशन। इफ़ यू हैव डन लिटरेचर रिव्यू, फिर वो आपसे पूछेंगे क्या आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, आपने कहाँ कहाँ से लिटरेचर रिव्यू किया है। तो आप बताएंगे कि मैंने अकेडमिया से लिया है, मैंने शोध गंगा से लिया है, और मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया है, या मैंने किसी और गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है, फॉरेन पेपर्स देखे हैं, वो आप बताएंगे कि आपने लिटरेचर रिव्यू कहाँ से किया है। उसके बाद वो पूछेंगे कि आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया तो आपको क्या इंसाइट्स मिले, यानी कि आपको क्या पता लगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं अभी और आपकी रिसर्च उससे कैसे रिलेटेड है। इसके बाद आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आई, मतलब आपको क्या लगा कि रिसर्च गैप, जो मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉब्लम का मतलब है कि आपको क्या पता लगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन से रिसर्च गैप्स हैं जो फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब है रिसर्च गैप का मतलब होता है कि वो एरियाज़ जहाँ पे रिसर्च और होनी चाहिए, आपको वो पता लगे हैं एरियाज़, उन्हीं पे तो रिसर्च करोगे ना। ऐसी जगह रिसर्च करोगे जहाँ पे आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ पे इस एरिया में रिसर्च नहीं हुई है और ये चीज़ लैक कर रही है, इसको मैं अपने तरह से करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। बट आर दी रीसेंट रिसर्चेज इन दिस एरिया, फॉर एग्जाम्पल मेटाकॉग्निशन में अभी रिसेंट रिसर्चेज कौन सी हुई हैं, तो 1-2 लिटरेचर रिव्यू पढ़ के जाना, मतलब कोट कर सको कि ये इस पर्सन ने ये बोला है और इस पर्सन ने ये बोला है, ये आपको कोट करनी है। 1-2 लाइन पढ़ के जाना ताकि आप बता सको कि ये रिसेंट रिसर्चेज हुई हैं, ये 2020 में 2023 में ये रिसर्चेज हुई हैं और इसमें ये मिला है। इसके अलावा एक फेवरेट क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट आर दी वेरिएबल्स इन योर रिसर्च स्टडी। फॉर एग्जांपल आपने मेटाकॉग्निशन के बारे में बनाया तो एक वेरिएबल तो आपका क्या हो गया कि मेटाकॉग्निशन हो गया। फिर टीचर्स टीचिंग कर रहे हैं अगर उस पर बना रहे हो या स्टूडेंट्स पे बना रहे हो, तो इस तरह से आपको उसमें वेरिएबल्स देखने पड़ेंगे कि कौन सा एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको वेरिएबल्स की क्लैरिटी नहीं है तो आप मेरी वीडियो है रिसर्च की, इसके अंदर प्लेलिस्ट है हमारी चैनल पे, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप और क्वेश्चंस वो क्या पूछ सकते हैं कि व्हाट वुड बी दी सैम्पलिंग टाइप्स एंड टेक्निक्स टू बी यूज्ड इन योर रिसर्च। अब आपने पहले बता दिया कि सैम्पलिंग ये होती है, उसमें टाइप्स होते हैं, लेकिन आपकी रिसर्च में कौन सी टाइप्स, कौन सा सैम्पलिंग का टाइप यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं और कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं सैम्पलिंग की, तो वो आप बताइए, ठीक है, और वो आप कैसे यूज़ करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट वुड बी दी सैम्पल साइज, सैम्पल साइज़ आपका क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि
50 टीचर एडुकेटर्स लेने हैं या फिर 300 स्टूडेंट्स लेने हैं जिनका डेटा कलेक्ट करना है, तो वो आपका सैम्पल साइज़ होगा, वो आपको पता होना चाहिए। अब आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, ये प्रोसीजर भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी जुवेनाइल या फिर किसी स्पेशल स्कूल में जा रहे हैं, तो आपको विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है मिनिस्ट्री, वहाँ से रिटर्न में लिखवाना पड़ता है, या फिर स्कूल से या कॉलेज से परमिशन लेनी पड़ती है जहाँ पे भी डेटा आपको कलेक्ट करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको डेटा कैसे कलेक्ट करना है। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ डेटा, वही कि प्राइमरी सोर्सेज यूज़ करोगे या सेकेंडरी आप यूज़ करोगे अपनी रिसर्च के लिए, वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके प्रपोजल से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा कौन सी हाइपोथेसिस आप यूज़ करोगे, देखिए मैंने लिखा है इफ़ एप्लीकेबल, क्योंकि सारी रिसर्चेज में हाइपोथेसिस नहीं बनती है। यूजुअली साइकोलॉजी में हाइपोथेसिस बनती है, एजुकेशन के रिसर्चेज में हाइपोथेसिस सब में ज़रूरी नहीं होती बनानी, तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि आप सर्वे यूज़ करेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, कौन सा रिसर्च डिज़ाइन है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके टूल्स क्या क्या होंगे, आप इंटरव्यू यूज़ करेंगे, लिकर्ट स्केल बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनाएंगे, या क्या करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और आप उनको कैसे डेवलप करेंगे, अगर वो सेल्फ मेड हैं तो। अगर सेल्फ मेड नहीं है, स्टैंडर्डाइज हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टूल आपने जैसे मेटाकॉग्निशन लिया, तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्डाइज टूल्स कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऑलरेडी इस्टेब्लिश होती है। तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल से, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चंस। वो कैसे क्वेश्चंस होंगे कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है, आप सैम्पल साइज़ कैसे चूज़ करेंगे, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आजकल अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, SPSS है, R है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनमें से आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। मेंडले है, ये सॉफ्टवेयर है एक जिसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप कलेक्ट कैसे करेंगे अपना डेटा। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन से हैं तो आपकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी रिसर्च की, ठीक है। या फिर आप कॉमर्स से हैं तो कंज्यूमर के लिए, अगर आपका कंज्यूमर बिहेवियर पे रिसर्च है तो इम्प्लीकेशंस कंज्यूमर के लिए क्या होगी, या फिर पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या होगी, ये इस तरह से आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन से है तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी टीचर्स, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको NEP 2020 से अपनी रिसर्च को, मतलब जो प्रपोजल है उसको इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब है कि आपको जो कोड्स दिए हुए हैं, जैसे कि उसके पैराग्राफ 5 में देखिए, उसके पैराग्राफ 15 में देखिए, उसके पैराग्राफ 4 में देखिए, उसमें अलग अलग पैराग्राफ्स में पूरी पॉलिसी का ड्राफ्ट डिवाइडेड है। तो पॉलिसी में देखिए कि आपकी रिसर्च मेटाकॉग्निशन के बारे में, अगर मैं बात करूँ तो मेटाकॉग्निशन के बारे में NEP में कहाँ कहा गया है, ठीक है। कॉमर्स मतलब कॉमर्स का अगर कोई टॉपिक है तो उसमें वो कहाँ से NEP 2020 से रिलेट कर रहा है, वो एजुकेशन में किस तरह से इम्प्लीकेशंस दे रहा है, ये आपको पता होने चाहिए एज अकेडमिशियन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको पता होने चाहिए। देखिए NEP को अगर आप कोट करेंगे ना तो आप बाकी बच्चों से ना बहुत ज़्यादा अलग पहचाने जाएंगे कि इस बच्चे को आज की दुनिया में क्या चल रहा है, मतलब अपडेटेड रहेंगे आप। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी और एजुकेशन का कंटेंट हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वो आप देख लीजिए। PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो जामिया कराता है उसका भी कंटेंट अवेलेबल है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आप हमें बताइए कमेंट में कि आपका क्या PhD का प्रपोजल का या सिनॉप्सिस का टॉपिक है और आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यू में। थैंक यू।